हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित गुप्ता फिर से आपका हार्दिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था दर्पण सूत्र दर्पण समीकरण। अगर मैं दर्पण सूत्र दर्पण समीकरण की बात करता हूं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो आया था 1/f = 1/v + 1/u के इक्वल। हमारे पास जो लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला आया था वो आया था 1/f = 1/v + 1/u के बराबर। ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखना यहाँ v क्या था, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या था, बिंब की दूरी, और f क्या था बच्चों, फोकस दूरी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर था कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था इसके रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आया आपके सामने कि यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, कितनी वक्रता त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों, आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। अच्छे से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं यहां बात करूं तो क्वेश्चन की लाइन पढ़ोगे तो आप देखना वस्तु की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं तो मैंने कहा वक्रता त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, और बच्चों वक्रता त्रिज्या को आप किससे इंडिकेट करते हो, r से। r है 15 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? तो आप कहोगे सर अवतल दर्पण है। और अगर बच्चों दर्पण अवतल दर्पण हुआ तो याद करो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लेते हो कि ऋणात्मक लेते हो, चिन्ह परिपाटी से। याद कीजिए, मैंने बता रखा है ये बात कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं ऋणात्मक लेते हैं, तो आपका आंसर आएगा ऋणात्मक लेते हैं। इसको नहीं पता वो देख लीजिए एक बार। अगर ये कोई अवतल दर्पण है बच्चों तो ये अवतल दर्पण के फोकस बिंदु है F और ये था फोकस दूरी f। तो एक चीज देखना भैया, फोकस दूरी अवतल दर्पण की इधर आ रही है P के इधर, और P के इधर की दूरी हमेशा किस में ली जाती है, नेगेटिव। P के इस साइड की दूरी हमेशा किस में ली जाती है, ऋणात्मक। अच्छा एक चीज सुनो, ये अवतल है और यहां उत्तल बना देता हूं, ये उत्तल रहा तो उत्तल बना रहा हूं साथ के साथ। ये उत्तल है, ये अवतल है, इसमें फोकस दूरी जाएगी इधर। देखो क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगा ये फोकस दूरी रही, ये P रहा। तो बच्चों इसमें फोकस दूरी है इधर, तो अगर इसके इधर की दूरी लोगे तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव, और इसके इधर की दूरी लोगे तो क्या करो, नेगेटिव। इसलिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी लेंगे हमेशा ऋणात्मक, उत्तल में फोकस दूरी लेंगे हमेशा धनात्मक। दूसरी चीज सुनो, आप एक चीज देखना, पोलिस इसमें इधर है, इसमें तो वस्तु कहां रखोगे, यहां पे वस्तु को इधर रखोगे कि इधर रखोगे, आपका आंसर आएगा इधर। क्यों भैया, इधर तो पोलिस है तो इधर तो रख ही नहीं सकते वस्तु को, दर्पण के सामने रखते हैं तो पोलिस इधर नहीं रख सकते, इधर रखेंगे ना वस्तु को, तो इधर रख दिया हमने, ये रहा। तो एक चीज देखना, वस्तु की दूरी क्या होती है, u। वस्तु या बिंब की दूरी किससे लिखते हो बच्चों, आप u से लिखते हो। तो अगर वस्तु या बिंब की दूरी u से लिखोगे तो यहाँ पे मुझे बताओ बिंब की दूरी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? दोनों केस में देखो, दोनों केस में देखिए, दोनों केस में बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी धनात्मक आएगी कि ऋणात्मक आएगी? आप कहोगे सर नेगेटिव में आएगी, ऋणात्मक आएगी। क्यों? इसमें भी P के इधर की दूरी है और इसमें भी P के इधर की दूरी है। कहने का मतलब ये है भैया कि हमेशा u जो लोगे आप वो कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे। हमेशा u कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा हर क्वेश्चन में। आगे बहुत क्वेश्चन करेंगे भी हम आवर्धन क्षमता पढ़ने के बाद। अगला टॉपिक आवर्धन क्षमता आएगा, उसके बाद मैं 4-5 क्वेश्चन करूंगा। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, u हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, रीजन दे चुका मैं, क्योंकि P के इधर की दूरी है दोनों u। समझ गए इस चीज को? तो अब आप समझना बोर्ड पे। अच्छा अभी को मैंने क्या कहा, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में F क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा R भी किधर आएगा, इधर ही, ये रही त्रिज्या R, सीधर आएगा ना। अजी सीधर है तो R भी इधर होगा ना।
तो ये हो गया आर, वक्रता त्रिज्या आर भी क्या हो गया, नेगेटिव ही, क्योंकि इसके इधर वाली दूरी है। तो देखिए बच्चों मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया। अगर वक्रता त्रिज्या आर इतना है तो मुझे बताओ फोकस दूरी कितना होगा। कोई फॉर्मूला था क्या आर और एफ के बीच में? था बच्चों, एफ इक्वल टू कितना होता है, आर बाई टू, या आर इक्वल टू कितना होता है, 2f। तो यहां से आपने f निकाला तो देखो -15/2, या इसको लिख सकता हूं मैं 7.5 सेंटीमीटर। तो आई थिंक यहां तक कोई क्लियर नहीं होगा, आप इसको ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, -7.5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको? ओके। अब आपको दिया हुआ क्या है भैया, अवतल दर्पण है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। वस्तु की दूरी कितनी है बताइए भैया? वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं यू से, बिंब या वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अभी अभी मैंने कहा था यू दूरी हमेशा किस में लिखी जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप कहोगे सर नेगेटिव में लिखी जाएगी। तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे यू कितना सेंटीमीटर है भैया, 10 सेंटीमीटर है, वो भी माइनस का। निकालना क्या है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब ध्यान रखना, स्थिति या दूरी बोले ना आपसे। क्वेश्चन अगर ये बोलता है कि प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी निकालो, मतलब v निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी, जिसको हम किससे लिखते हैं बच्चों, v से लिखते हैं। तो मुझे निकालना क्या है, v निकालना है कि v क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसके आगे करते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें f आ रहा हो, u आ रहा हो और v आ रहा हो, आपके सामने अभी भी है दर्पण सूत्र से। तो आपको पता है दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण से क्या होता है, दर्पण समीकरण 1/f = 1/v + 1/u। आपको निकालना v है भैया, v को एक तरफ ही रखा और u को इधर लेके आ गए। u इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में। आपने f का मान रखा, f की वैल्यू कितनी है, -15/2। तो देखना इस चीज को, 2 ऊपर गया 15 नीचे रह गया, इसमें कोई दिक्कत है क्या? f की वैल्यू है मैंने -15/2 क्यों लिखा, इजी रहेगा भी एलसीएम लेने में। आप लोगों को एलसीएम जब लोगे ना लघुत्तम, तो इजी रहेगा। -15 तो 15 नीचे 2 ऊपर, डिवाइड में है ना, 15/2 माइनस आगे आ गया। u कितना है, u बताइए, -10। तो u हो गया भैया वो -10। माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। तो -2/15 प्लस का 1/10। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या मैं 15 और 10 का एलसीएम ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने 15 और 10 का एलसीएम लिया तो कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। सही है भैया, 15 दूना 30, 2 दूनी 4 और ये 3, तो ये आया -1/30। यहाँ तक कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में किसी को कि 1/v कितना आ चुका है, -1/30 आ चुका है। अच्छा देखो मैंने क्या कहा, 1/v कितना है, -1/30। तो v कितना होगा बच्चों, -30। v कितना होगा बच्चों, -30। उल्टा कर दिया, इसको उल्टा किया, ये भी उल्टा हो गया। तो इसका मतलब अब देखो एक चीज, इस पॉइंट को समझना, ये माइनस दूरी माइनस में नहीं है। यहाँ पे ये जो -30 आया है ना, ये माइनस केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। कैसे देखो, जैसे ये दर्पण है, v माइनस में कब होगा, जब इधर दूरी होगी ये वाली। भाई दर्पण के इधर वाली दूरी माइनस में होती है ना, होती है। तो मैंने क्या कहा भैया, ये जो v है ना वो इसके इधर है, इसलिए इसको लिखा गया है नेगेटिव में। तो ये 30 सेंटीमीटर मतलब हो गया कि यहाँ प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। माइनस का मतलब ये है कि जो यहाँ दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। देखो बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन था,
हमने क्या कहा, वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर थी। चिन्ह परिपाटी से आपने अवतल दर्पण के लिए माइनस में होता है इसलिए माइनस में लिखा। बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, दो एफ निकाल लिया पहले आपने, फिर बिंब की दूरी लिखी 10 सेंटीमीटर, निकालना क्या था वी, दर्पण सूत्र लगा दिया, एफ की वैल्यू -15/2 लिखा यहाँ से, वी की वैल्यू माइनस, यू की वैल्यू -10 लिखा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 15 और 10 का एलसीएम 30, 15 दूना 30, 2 दूनी 4 प्लस 3 तो -1/30, तो v कितना आ चुका आपका 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ जो बिंब की प्रतिबिंब की दूरी होगी, वो प्रतिबिंब की दूरी बच्चों कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है, लेकिन दर्पण के सामने होगी। कहाँ होगी, दर्पण के सामने। ये ध्यान रखना, अगर ये दूरी प्लस में आ जाती ना, अगर ये दूरी प्लस में आ जाती दर्पण के पीछे होती, लेकिन ये दूरी सामने मतलब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहां तक कोई डाउट किसी को? मतलब मैंने एक फॉर्मूला बेसिक देखा। अच्छा एक चीज देखना, अगर ये क्वेश्चन उत्तल दर्पण बोलता तो आप ये एफ प्लस में लिखते बस। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोलते ना उत्तल की जगह उत्तल दर्पण, कुछ चेंज नहीं होता, केवल ये चेंज होता है, ये एफ प्लस में आ जाता बस। मैंने अभी भी बताया था आपको यू हमेशा माइनस में ही होता है, तो केवल प्लस में कौन आ जाता है यहाँ पे, एफ बस। और सब कुछ वही की वही रहता जो पहले था, केवल यहाँ पर एफ किस में आता, प्लस में। और वहाँ कैलकुलेशन जो हो रही है उधर देखिए, वहाँ जो -2/15 है ना, ये -2/15 हो जाता प्लस का 2/15, और कुछ चेंजेज आपको यहाँ पर नहीं मिलता। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपके, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ। इस टॉपिक के बाद हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे 5 से 8, क्योंकि इस टॉपिक का भी रोल आएगा उस क्वेश्चन में। तो छोटा सा टॉपिक है, इस क्वेश्चन के बाद फिर हम 4-5 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगली जो हेडिंग है बच्चों, वो है रैखिक आवर्धन या आवर्धन क्षमता। कई बार इसको केवल आवर्धन ही बोला जा सकता है, आवर्धन 3-4 नाम से बोलते हैं इसको, आवर्धन, रैखिक आवर्धन या आवर्धन क्षमता। जो भी कुछ बोले आपका, तीनों का मतलब एक ही है। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, या मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं कई बार इसको, मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि ठीक है सर, हमने बिंब की दूरी देख ली, प्रतिबिंब की दूरी देख ली, दर्पण सूत्र भी पढ़ लिया है। अब ये रैखिक आवर्धन या आवर्धन क्षमता क्या भला है? कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, बिल्कुल बेसिक चीजें है। वो क्या है, बहुत सिंपल चीज है, उसको देखना एक बार। तो देखना बच्चों, रैखिक आवर्धन क्या होता है, समझना इसकी डेफिनेशन इस फॉर्मूले पे डिपेंड है। रैखिक आवर्धन जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, डिवाइडेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। तो मैं देखो एक चीज लिख रहा हूं, किसी भी गोलीय दर्पण, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, किसी भी गोलीय दर्पण, कोई सा दर्पण ले लो, किसी भी गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब की, अब देखना प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है ना बच्चों, यहाँ पे इस ऊंचाई को यहाँ क्वेश्चन 2-3 चीजें से बोल सकता है। ऊंचाई भी बोल सकता है, साइज भी बोल सकता है, या आकार भी बोल सकता है। क्वेश्चन इस ऊंचाई को 3 वर्ड में बोल सकता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, या प्रतिबिंब का आकार, या प्रतिबिंब की साइज, जिसको आप लिखोगे यहाँ H' से, वह बिंब की ऊंचाई। अब बिंब की ऊंचाई के बाद आप समझ गए, बिंब की ऊंचाई के साथ आप साइज भी लिख सकते हो और आकार भी लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया H का अनुपात ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, रैखिक आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहलाता है। और इसको इंडिकेट किससे करते हैं हम, m से, स्मॉल m से दर्शाया जाता है। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इसको हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाया जाता है। तो मैंने क्या कहा कि रैखिक आवर्धन या आवर्धन क्षमता क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। अब देखना, यहां प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं H' से,
और बिंब की ऊंचाई को हम लिखते हैं h से, तो h डैश अपॉन h, या प्रतिबिंब को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इमेज और बिंब को बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। तो आप ये बोल सकते हो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज का अनुपात। क्योंकि कई गाइड्स में, कई बुक्स में आपको ये मिल सकता है ये, और कई जगह आपको ये मिल सकता है आई अपॉन ओ। तो आप कंफ्यूज ना हो, आई अपॉन ओ क्या है। आई का मतलब वही है प्रतिबिंब की ऊंचाई या साइज, और ओ का मतलब वही है बिंब की ऊंचाई या साइज। इनका जो अनुपात होता है स्टूडेंट्स, वही क्या होता है, रैखिक आवर्धन या आवर्धन क्षमता होता है। अब देखना यहाँ पे एक चीज, अच्छा कई लोगों को क्वेश्चन पढ़ रहा है एच डैश और एच क्या है, अभी मैं बता दूंगा, अभी 5 मिनट के बाद एच डैश और एच के छोटे डायग्राम में बता देता हूँ आपको। अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पे 2 चीजें हैं क्वेश्चन में ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, अपन करेंगे क्वेश्चन सोल्व, अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और वहां m की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, ऋणात्मक आ गई, तो यदि m ऋणात्मक होगा ना बच्चों, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा वास्तविक व उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। यदि यहाँ m कैसा मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, तो पॉजिटिव मिलते ही प्रतिबिंब जो होगा ना वो होगा आभासी व सीधा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा। वापस समझना एक चीज ढंग से, मैंने क्या कहा, अगर m नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक व उल्टा। ये क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, आपसे सुनो, देखना इस लाइन को, क्वेश्चन आपसे बोलेगा प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। मैं यही की यही क्वेश्चंस को करवा रहा हूं आपको एक तरीके से, क्वेश्चन के वर्ड की लैंग्वेज बता रहा हूं, क्या बोलेगा क्वेश्चन, ताकि आपको बाद में ये प्रॉब्लम ना आए कि क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछता है वो मैं यही बता रहा हूं, ताकि आप क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन बोलेगा प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। अगर क्वेश्चन ने आपसे ये बोल दिया कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो स्टूडेंट्स प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। तो आपने एक चीज देखो कि यहाँ जो प्रतिबिंब वास्तविक कब बनेगा, जब m क्या होगा, नेगेटिव। जब m का आंसर नेगेटिव आएगा इस सूत्र के द्वारा, और आभासी कब बनेगा, जब m कैसा होगा, पॉजिटिव। जब m का मान किस में आएगा, पॉजिटिव में आता है। आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को। उसके बाद सुनना आगे, तो अगर आगे चले तो देखना आगे क्वेश्चन में प्रकृति पूछते हैं, आप बोल दोगे m नेगेटिव आंसर में तो वास्तविक व उल्टा, m पॉजिटिव तो आभासी व सीधा होता है। ये भी क्यों हुआ नेगेटिव में वास्तविक, ये मैं बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा वेट करो, एच डैश और एच को बताऊंगा जब मैं इसका रीजन दूंगा आपको। मैंने क्या कहा, रटवाऊंगा नहीं, मैं रीजन दूंगा इसका कि m नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा क्यों बनेगा, m पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा क्यों बनेगा, इसका रीजन मैं डायग्राम में दूंगा। थोड़ा सा वेट करना 5-10 मिनट का, इसको समझाऊंगा जब होता अगले लेक्चर में भी हो जाएगी काम। अब सुनो, इसी के साथ साथ अगर यहाँ एक और बात की जाए, यदि m इज ग्रेटर देन 1 हो, यदि m क्या हो, 1 से बड़ा हो, तो क्या होगा वो सुनिएगा। यदि m इज ग्रेटर देन 1 हुआ तो आप मुझे बताना एक चीज, ये m की वैल्यू आपने 1 से ज्यादा कर दी, तो मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूं, तो मुझे बताओ h डैश इसको टू क्या आएगा यहाँ पे, m मल्टीप्लाई बाई h। इसको देखना, इसको समझना, नीचे यहाँ से h डैश, इसको h को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर वज्र गुणन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो h डैश क्या आएगा, h मल्टीप्लाई बाई m। अब मुझे बताओ अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, जैसे 2 हो गई, 2 हो गई, तो इसका मतलब h डैश जो होगा वो h से दुगना होगा, क्योंकि m की जगह आप यहाँ कितना लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो। कितना लिख रहे हो बच्चों, 2 लिख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब होगा वो बिंब से बड़ा होगा, समझे। तो प्रतिबिंब बिंब से क्या होगा, बड़ा। देखना, आप रख के देखो, वहां प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। क्यों होगा समझ गए हो, क्योंकि यहाँ 2, तो देखो दुगना हो गया, h डैश जो हुआ वो h से दुगना हो गया अगर m का मान 2 रख दिया, क्योंकि m इज ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं बोलूँ m इज लेस देन 1 है, तो देखिए अब मैं m की वैल्यू 0.5 रख देता हूँ। 0.5 मतलब 1/2,
0.5 का मतलब 1/2 जो 1 से कम है। तो देखो h डैश क्या होगा, h/2 होगा। इसका मतलब h का आधा होगा h डैश। h डैश है प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब बिंब से क्या होगा, छोटा। प्रतिबिंब बिंब से क्या होता है, छोटा होता है। मैं देखो एक एक चीज का रीजन देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी डाउट हो तो आपके पास, सबके पास अपना कमेंट बॉक्स है, आप बोल सकते हो उस चीज के बारे में। अगर मैं बोलूं m = 1 है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे m आया था, अब मैंने m को 1 कर दिया, देखिए हटा के 1 कर दिया, तो h डैश किसके इक्वल हो गया, h। इसका मतलब प्रतिबिंब बिंब के समान होगा। प्रतिबिंब किसके समान होगा, बिंब के। प्रतिबिंब बिंब के समान होगा। तो आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में m की वैल्यू >1 आती है आंसर में, तो आप बोल दोगे प्रतिबिंब बिंब से बड़ा। अगर किसी क्वेश्चन में m की वैल्यू <1 आती है तो आप बोल दोगे प्रतिबिंब बिंब से छोटा। और अगर किसी क्वेश्चन में m = 1 आता है तो आप बोल दोगे प्रतिबिंब बिंब के समान होता है। यहां तक कोई दिक्कत इसमें? हमने क्या कहा, m क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात I/O। अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में ही सोच रहा हूं मैं, क्योंकि आपका एक डेरिवेशन भी करूंगा मैं, उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये तो क्या है और नेगेटिव आने पे पॉजिटिव आने पे क्या होता है। अच्छा, कईयों को डाउट है h डैश और h क्या, वो 1 मिनट देख लो, बस छोटा सा डायग्राम है ऐसे ही, फिर मैं अगले लेक्चर में इसकी डेरिवेशन करूंगा। देखो जैसे ये कोई बिंब था AB, इसकी ऊंचाई ये रही h, और यहाँ कोई प्रतिबिंब बन गया A, जो हमने पीछे बोर्ड डायग्राम बना रखे हैं, इसकी ऊंचाई को लिखेंगे हम h डैश। ये है, ये h है, ये h डैश, ये u था, बिंब की दूरी ये u है। कईयों को डाउट हो रहा है u और h में, देख लेना। और ये प्रतिबिंब की दूरी है v। मैंने फिर बोला ऊंचाई मतलब h, दूरी मतलब u बिंब की, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब h, प्रतिबिंब की दूरी है, स्थिति का मतलब v। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, h और h डैश क्या था। कईयों को छोटा सा डाउट था, वो क्लियर हुआ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इस आवर्धन को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, एक डेरिवेशन करूंगा इसकी। डेरिवेशन करने के बाद हम इसके रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन कम से कम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे